नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। भाजपा सरकार ने शिक्षा को बनाया निशाना, देश का भविष्य खतरे में, डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने भाजपा सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को जानबूझकर बर्बाद करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ विकसित राष्ट्र की बुनियाद मजबूत शिक्षा होती है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा का इकोसिस्टम शिक्षण संस्थानों को नफरत की भेंट चढ़ा रहा है। हुसैन ने हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के बैतूल में अब्दुल नईम नामक व्यक्ति ने अपने 20-22 लाख रुपए खर्च कर बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल बनवाया था, लेकिन मदरसा चलाने की झूठी अफवाह फैलाकर प्रशासन ने बिना किसी जांच या नोटिस के उस पर बुलडोजर चला दिया। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन की पूरी बात सुन लीजिए। ऐ मेरी गुलज़बी तुझे चाहत ही एक किताब की, अहले किताब ने मगर तेरा क्या हाल कर दिया। बीजेपी शिक्षा के पवित्र आंगन को सियासत का अखाड़ा बना रही है। वो अपने सांप्रदायिक एजेंडे को थोपने का काम कर रही है। उसी श्रृंखला में मैं इस्तकबाल करती हूँ और आग्रह करती हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव व जम्मू कश्मीर के प्रभारी आदरणीय डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन जी से कि इस नाजुक बारिक मौजू पर अपनी इजहार राय पेशकश होने के लिए रूबरू हूँ। नमस्कार, आदाब। मैं स्पेसिफिक 2 इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए आपके सामने बैठा हूं। एक तो आपने कुछ दिन पहले बैतूल में जो हुई घटना को आप देखे हैं, आप लोगों ने कवर भी किया है, और उसके पहले वैष्णो देवी में जो हुआ है वो भी आपने देखा है, कवर किया है। तो उसी के सिलसिले में हम लोग अपनी राय व्यक्त करना चाहते हैं आपके सामने। भाजपा जो है शिक्षा को एक मजाक बना दी है इस देश के अंदर। हर विकसित राष्ट्र की बुनियाद होती है अच्छी शिक्षा, लेकिन हमारे देश में उस बुनियाद को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है। बैतूल में, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अब्दुल नईम अपनी निजी कमाई के 20-22 लाख रुपए खर्च कर करके स्कूल का कंस्ट्रक्शन करते हैं, और वो अपने गांव के लोगों को, अपने देश के लोगों को, वहां पे जिनके साथ में उठते बैठते हैं, वहां पे कोई स्कूल नहीं थी, उस वहां के बच्चों को शिक्षा देने के चक्कर में देने के लिए अपने खुद के पैसे, अपनी खुद की जमीन खरीदकर, सारे एनओसीस लेकर, सारे लाइसेंसेस लेकर वो एक स्कूल स्टार्ट करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो स्कूल स्टार्ट करने वाला मुसलमान था और क्योंकि वो अपने पैसों में वहां पे एक स्कूल स्टार्ट किया था। पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता है, अफवाहें फैलाए जाते हैं, अवैध कंस्ट्रक्शन करके बोला जाता है, मदरसा चलाया जा रहा करके बोला जाता है, जबकि उस गांव में सिर्फ 3 मुस्लिम फैमिलीज रहते हैं, मात्र 3 मुस्लिम फैमिलीज रहते हैं। 3 मुस्लिम फैमिली रहते हैं तो उनके लिए मदरसा नहीं स्टार्ट किया जाता है इतना बड़ा सा। वो वहाँ के आदिवासी बच्चों को, क्योंकि आदिवासी इलाका है, आदिवासी बच्चों को, अपने गांव के, अपने आसपास में जो रहते हैं उन बच्चों को शिक्षा देने के नियत से वो स्कूल स्टार्ट करता है। लेकिन कलेक्टर बिना कोई पूछताछ के, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन के, बिना कोई उनको नोटिस दिए हुए सीधा बुलडोजर लाते हैं और बुलडोजर चला देते हैं। इससे एकदम साफ जाहिर होता है कि आप अगर एक समुदाय से हैं तो आप कोई संस्था चला नहीं सकते, आप किसी को शिक्षा दे नहीं सकते, आप किसी की मदद कर नहीं सकते। उसी तरह से कुछ दिन पहले हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में देखा है, जहाँ का इंचार्ज मैं हूँ, जहाँ की इंचार्ज दिव्या मदेरना जी भी हैं। वहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से एक मेडिकल कॉलेज को इन्होंने बंद किया। उससे आने के पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में संप्रदाय, शिक्षा का कम्युनलाइजेशन लगातार कर रहे हैं। कर्नाटक के बेलगावी में 2025 में, जुलाई 2025 में आप लोगों ने देखा कि स्कूल का हेडमास्टर एक मुसलमान था। उस स्कूल के हेडमास्टर को बदनाम करने के लिए स्कूल की टैंकी में वहां के
कुछ लोग जाके जहर मिलाते हैं और उसको सस्पेंड करवाने की कोशिश करते हैं, ट्रांसफर करवाने की कोशिश करते हैं। जब वहां पे इन्वेस्टिगेशन होता है तो वहां पे पता चलता है कि वहां के जो फ्रिंज एलिमेंट जो इस सोच के हैं उन लोग को अरेस्ट किया जाता है। 4 लोग को वहां पे अरेस्ट किया गया, 12 बच्चे वहां पे बीमार हो गए थे, हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। उसके बाद चार लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया था वो इसी फ्रिंज एलिमेंट्स थे और इस सोच के लोग थे। उसी तरह से आसाम के नलवाड़ी जिले में 24 दिसंबर 2025 में सेंट मेरी स्कूल में घुसकर क्रिसमस जहां होती है, वो क्रिसमस का जो क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए जो तैयारियां होते हैं उसको पूरा वहां पे खराब कर देते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं, डरा धमका के उनसे भगा देते हैं। उसी तरह से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा है कि 25 दिसंबर को जो छुट्टी दी जाती थी वो छुट्टी ना देने की मांग और स्कूल में जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता था वो सेलिब्रेशन नहीं करना है करके बोल के कुछ फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन, खासकर मुझे लगता है कि वहाँ के वीएचपी विश्व हिंदू परिषद और उस तरीके के संगठनों ने उसका एक कॉल देते हैं। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ऑफिशियली ये कहती है कि उस दिन छुट्टी नहीं रहेगी, उस दिन वहाँ पे वाजपेयी जी की जन्मस्थली को सेलिब्रेट किया जाएगा और किसी भी तरह की छुट्टी क्रिसमस के दिन दिया नहीं जाएगा। ये शिक्षा का जो संप्रदायकरण जो ये कर रहे हैं, जिस तरह से जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उसी लाइन पे वैष्णो देवी कॉलेज का जहाँ के इंचार्ज हम लोगों ने, जैसा मैंने बताया, वहाँ पे एक इतनी बड़ी चीज सामने आई है कि नीट के द्वारा एग्जामिनेशन होता है, बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वहाँ पे एडमिशन हो जाता है। अचानक सूची में पता चलता जब फाइनल लिस्ट आती है, लिस्ट एग्जामिनेशन की नहीं, लिस्ट एडमिशन की जब आती है, उसमें 42 लड़के, 50 में 42 लड़के मुसलमान होते हैं। अब उसमें हम लोग पता करने की कोशिश करें, क्योंकि हम लोग को भी पहले ऐसे लगा कि वैष्णो देवी टेम्पल के नाम पे या ट्रस्ट के नाम पे एक मेडिकल कॉलेज चल रही है, तो उसमें ऐसा कैसा हो गया। लेकिन 2 सवाल उसमें उठते हैं। एक तो जो है सिर्फ ट्रस्ट की कॉलेज है क्या? नहीं, ये कॉलेज स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट के द्वारा स्टार्ट की गई ये कॉलेज थी। ट्रस्ट और स्टेट गवर्नमेंट का दोनों को पैसा उसमें लगता है, नंबर 1। दूसरा जो है नीट एग्जामिनेशन के द्वारा एडमिशन हुआ था। एडमिशन होने के बाद में देयर समथिंग कॉल्ड डोमिसाइल, वहाँ पे काउंसलिंग जब होती है, नीट के बाद में काउंसलिंग होती है, हर बच्चा ये कोशिश करता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट की जो मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें दाखला लें। वो ऑप्ट करते हैं अपने आसपास के कॉलेजेस में। तो यहाँ पे भी उसी तरह से बहुत सारे बच्चे एडमिशन लिए थे। जब उनको काउंसलिंग में दूसरे कॉलेजेस में, अपने घर के आसपास जाके रहने के कॉलेजेस में मौका मिला, तो वहां से निकल के दूसरी तरफ गए और यहाँ के लोकल बच्चे यहाँ पे रह गए, यानी तो दूसरी जगह जिनको एडमिशन मिला था, जब यहाँ वैकेंसीज क्रिएट हुए तो यहाँ पे आए। तो इस चक्कर में, क्योंकि उस प्रदेश में मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, वो बच्चे चाह रहे थे वहीं पे पढ़ना, अपनी स्टेट में रहना चाह रहे थे, तो उनको एडमिशन मिला। तो कुछ महीने पहले नेशनल मेडिकल काउंसिल ने जो परमिशन दिया था 50 बच्चों को एडमिशन करने का, यूनिवर्सिटी पुरानी है, एडमिशन का जो कुछ महीने दिया गया था, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, जो अचानक आके आप लोगों ने जो कॉलेज ही बंद कर दिए, किस बेसिस पे कॉलेज आपने बंद किया? क्या आपने पहले सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए थे? क्या आपने पूरी इनके लाइसेंसेस और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर आपने पहले देखा नहीं था? सारा कुछ देखने के बाद आप परमिशन देते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक कम्युनिटी से ज्यादा थे। आप जो है एक हवा क्रिएट करके, नफरत पूरे रास्तों पे उतार के, धरना प्रदर्शन करके आप एक इंस्टीट्यूशन बंद करवाते हैं, जहां पे खासकर जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में, जहां पे एक एक डॉक्टर, एक एक नर्स जो है वहां पे भगवान के रूम पे वहां पे सामने आता है। जिस तरीके का स्टेट है, सिक्योरिटी वहाँ पे प्रॉब्लम है, जिस तरह के हादसे वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे और भी ज्यादा जरूरत है कि मेडिकल कॉलेज वहाँ पे रहे। लेकिन इन्होंने एक तर्क बार बार जो आ रहे थे कि वैष्णो देवी टेम्पल ट्रस्ट के नाम पे जो है कॉलेज चल रही थी, जो मैंने बताया कि सिर्फ उसमें नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का भी उसमें हिस्सा है। मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान भर में बहुत सारे ऐसे दरगाहें हैं, बहुत सारे मस्जिदें हैं, बहुत सारे ईदगाहें हैं और बहुत सारे अंजुमन जो एसोसिएशन बोलते हैं वो हैं, इनके नाम पे बहुत सारे कॉलेजेस
मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, फार्मेसी, मैनेजमेंट कॉलेजेस, स्कूल्स चल रहे हैं बहुत सारे हिंदुस्तान भर में। और सारे के सारे इंस्टीट्यूशन में ऐसा है नहीं कि 100% उसी समुदाय के लोग जाते हैं। कई जगह माइनॉरिटी से ज्यादा मेजॉरिटी पढ़ते हैं, मेजॉरिटी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स उसमें पढ़ते हैं। अब मैं केबीएन मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा की बात करूंगा, अंजुमन कॉलेज हुबली की बात करूंगा, अलमीन कॉलेज बीजापुर की मैं बात करूंगा। ऐसे दुनिया भर में हिंदुस्तान भर में जो है मुस्लिम और क्रिश्चियन कॉलेजेस में, स्कूल्स में एक ही उसी समुदाय के बच्चे थोड़ी पढ़ते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग भी वहां पे पढ़ते हैं। अलग अलग समुदाय के लोग अपने बच्चों को वहां पे दाखिला करवाते हैं क्योंकि फैसिलिटी उनके घर के पास है, उनके मोहल्ले में है, उनके एरिया के पास है, उनके गांव में है। फैसिलिटी पास रहने की वजह से वहां पे उनके अपने बच्चों को दाखिला दिलवाते हैं। तो ये जिस तरीके से ये लगातार ये तो राहुल गांधी जी ने मुझे लगता है कि 6 जून 2024 में नीट में जो धांधली हो रही थी और उसमें जो पेपर लीक्स हो रहे थे, जो उसमें सेलेक्टिव एडमिशंस हो रहे थे, जो ये आइडियोलॉजी को मानने वाले लोगों को पेपर लीक्स करके पेपर पहुंचाया जा रहा था, उनके बच्चों को दाखला दिलवाया जा रहा था, उसका आप देख रहे हैं कि वो एक तरीके का सांप्रदायिकरण था, ये एक तरीके का सांप्रदायिकरण है। मतलब मूल इनका मुद्दा ये है, किसी भी इस शिक्षा के क्षेत्र में, इस सेक्टर में जो है कंप्लीटली कम्युनलाइज करना इनका मकसद है। सो इसी तरीके से मैं बैतूल के इश्यूज पे इसमें इनको पूछना चाहूंगा, क्या कलेक्टर जो कह रहे हैं कि किसके दबाव में आए, कि उनके ऊपर दबाव था, क्या वो हमें बताएंगे कि किसका दबाव था, कैसा दबाव था और किस मकसद से ये दबाव था? क्या ये हमें वो जनता के सामने रखेंगे? ऑफिसर, एक कलेक्टर अगर दबाव में आके बिना पूछे, बिना तहकीकात करे, अगर एक बुलडोजर चला के 25-30 लाख रुपए की बिल्डिंग को गिरा दे रहा है, एक स्कूल को गिरा दे रहा है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अब यूपीएससी के जो ऑफिसर्स हैं, क्या अब इनकी ट्रेनिंग मसूरी में होगी, क्या इनकी ट्रेनिंग नागपुर में की जा रही है? ये हमें उनसे पूछना पड़ता है। क्या वो इम्पार्शियल ऑफिसर्स बन के काम कर रहे हैं या नागपुर से ट्रेनिंग लेके जा रहे हैं? ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स की जो हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की हम बात करते हैं, कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की हम बात करते हैं, सिंसियर ब्यूरोक्रेसी की हम बात करते हैं, तो इसके ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। उसी तरीके से वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को लेके मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पर अचानक निरीक्षण क्यों किया गया है? किसकी शिकायत थी? क्या पब्लिक डोमेन में जो हल्ला हो रहा था, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसके बेसिस पे इन्होंने इनका परमिशन और इनका लाइसेंस उन्होंने कैंसिल किया है, या किस आधार पे किया है? इतनी जल्दबाजी क्यों थी? कोई समय क्यों नहीं दिया गया? जनरली नोटिस दिया जाता है, इंस्पेक्शंस उनके ऊपर होते हैं, उसके बाद में जो है इस लाइसेंसेस को खत्म किया जाता है। ये हालात इतनी गंभीर क्या हालात इतनी गंभीर थी कि पूरे कॉलेज को बंद करना पड़ा? ठीक है, आपको एग्जामिनेशन जो सिस्टम था, एडमिशन का जो सिस्टम था, वहां पे इतने बच्चे कैसे आप तहकीकात कर सकते थे? आप क्यों ऐसा? फिर सितंबर 2025 में आपने जो है एमबीबीएस कोर्स के लिए अनुमति दी थी। वो देने के पहले क्या आपने ये पूरी तहकीकात नहीं किए थे? देने के बाद में, लिस्ट आने के बाद में आपको अचानक पता चला कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। क्या ये बड़ा सवाल है, क्या ईडी, सीबीआई, आईटी और ईसीआई का जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा, उसी लाइन पे क्या एनएमसी का भी दुरुपयोग हो रहा, उसी लाइन पे ये भी क्या काम करने शुरू की है? तो मैं भाजपा के शिक्षा स्थानों पर जो खुलेआम भगवाकरण हो रहा है, इसको लेके हम लोग जो है कई टाइम सवाल उठा चुके हैं। जिस तरीके से अटैक्स हमारे इंस्टीट्यूशंस पे हो रहे हैं, चाहे वो जेएनयू पे हो, जामिया पे हो, चाहे वो आईआईएम्स पे हो, आईआईटीज पे हो, जो लगातार जो अटैक हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए अटैक हो रहा है क्योंकि जो क्रिटिकल थिंकिंग के यूनिवर्सिटीज़ हैं, हायर एजुकेशन के जो हायर लर्निंग और हायर एजुकेशन के जो सेंटर्स हैं, उसका सांप्रदायिकरण ये करना चाह रहे हैं। जो इनके खिलाफ खड़े होते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, उसको ये कहते हैं कि ये देशद्रोही एक्टिविटी होती है। इसी तरह से उनके पैसे भी कम किए जाते हैं, उनके फंड्स भी कम किए जाते हैं। मैं आगे आपको ये बताना चाहता हूँ कि जामिया मिलिया में 68.73 करोड़ रुपए
की कटौती हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 306 करोड़ की कटौती हुई है। जेएनयू में पिछले 7 साल से स्टैग्नेंट फंडिंग है, कोई एक्स्ट्रा फंडिंग नहीं दिया गया। कॉस्ट बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, सेंटर्स एक्स्ट्रा खुल रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई 1 रुपया बढ़ाया नहीं गया पिछले 7 साल से। ये सिस्टमेटिक और सेलेक्टिव अप्रोच जो है, जो पिक एंड चूज जो अप्रोच है, इससे साफ दर्ज आता है कि आप एक खास सोच को बढ़ावा देना चाहते हैं। आप सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट सर्टिफिकेट लेके जाने वाले जैसे स्टूडेंट्स को आप पैदा करना चाहते हैं। क्रिटिकल अप्रोच जो रखते हैं, साइंटिफिक टेम्परमेंट जो रखते हैं, जो सवाल पूछना चाहते हैं, जो रियल रिसर्च जो करना चाहते हैं, जो इम्पैक्टफुल रिसर्च जो करना चाहते हैं, वैसे स्टूडेंट्स को आप तैयारी नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए जो है आज हमारे यूनिवर्सिटीज से जो अच्छे स्टूडेंट्स, जो हाई लेवल हाई कैलिबर के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो आज हमारे देश में रुक नहीं रहे हैं। आज यहाँ से जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो दूसरे यूनिवर्सिटीज में जो चले जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, रिसर्च करने के लिए, जो दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज में यहाँ से जो स्टूडेंट जा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि हमारी ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस हमारी यूनिवर्सिटीज में ये लोग खत्म कर रहे हैं। या आप देखिए, बैतूल से, वैष्णो देवी से हायर एजुकेशन पे आप ऐसा कनेक्ट करके देखिए, पूरे शिक्षा के सेक्टर के ऊपर लगातार अटैक है जब से भाजपा आई है, लगातार होते जा रहा है। और शिक्षा के ऊपर जो पैसे भी जो खर्च हो रहे हैं, आप फंडिंग में भी अगर आप देखेंगे तो लगातार जो है फंडिंग में कटौती है। टीचर्स के वैकेंसीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, स्कूल्स बंद होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट स्कूल्स जो है मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट स्कूल्स 1,22,000 के करीब गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 1,62,000 स्कूल्स बंद हुए हैं। जम्मू कश्मीर में जब गवर्नर रूल था और भाजपा की सरकार थी, करीब 24,000 स्कूल बंद हुए, प्राइमरी स्कूल्स बंद हुए। और ये स्कूल्स कहाँ हैं? ये हम लोग एक रिसर्च आया है, वो उसके तहत ये पता चला, ये स्कूल उन एरियाज में बंद हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज हैं, जहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट लोग रहते हैं, जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं। आप उनके एरियाज में जो बेसिक अम्यूनिटीज देना है, आज जो बच्चा पैदा होता है, मिनिमम प्राइमरी स्कूल का एजुकेशन तो उनको देना चाहिए। हम कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन कांग्रेस की सरकार कब की थी? 60s में, अर्ली 70s में कर दी थी। आज वहां पे स्कूल्स बंद कर रहे हैं, इतने स्कूल्स बंद कर रहे हैं। आप टीचर्स के वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो लगातार टीचर के वैकेंसीज, आप हायर एजुकेशन से लेके प्राइमरी एजुकेशन तक टीचर्स के भर्ती ही नहीं हो रही है। आजकल नया अप्रोच इन्होंने कर लिया है कि एडहॉक पे टीचर्स ले लेंगे, टेम्पररी टीचर्स ले लेंगे। इससे रिसर्च के ऊपर जो असर होगा, इससे जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन पे जो इसका इम्पैक्ट रहेगा, इसका कोई इनको ख्याल नहीं है। क्योंकि जो है ये चाहते हैं कि टीचर उसमें भी जो है कटौती होते जाए और स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बंद होते जाएं। इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊं तो असर जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट में, उसमें लगातार इनके खिलाफ में रिपोर्ट्स आए हैं। उसमें ये कहा गया कि हायर एजुकेशन में मात्र 27% बच्चे हमारे स्कूल के, हमारे देश के मात्र 27% बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं। अगर आप यूएस को, चाइना को कंपेयर करें तो 70% बच्चे वहाँ के हायर एजुकेशन में जाते हैं। हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट है कि 2023 और 24 का ये है रिपोर्ट है, जिसमें 63.26 लाख शिक्षक पदों पे करीब 10 लाख जो है वैकेंसीज ऐसे ही खाली हैं। इसी तरह से स्कूल्स बंद होने पे हमारा ये पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट है, उसमें लंबा चौड़ा डेटा इसमें दिया गया है। हमारा रिसर्च फंडिंग को लेके इतने क्रिटिकल रिपोर्ट है उस पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट में। और क्रिटिकल यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, उसकी लगातार फंडिंग कम की जा रही है। फैमा जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात कर रही है, उसमें ये कह रहे हैं कि हम लोग लगातार पीछे उसमें चल रहे हैं। हमारे टीचर्स और स्टूडेंट रेशियो लगातार बढ़ते चले जा रहा है। पेशेंट और डॉक्टर्स रेशियो बढ़ते चले जा रहा है। तो ऐसे इसमें जहाँ पे हम लोगों को शिक्षा की ज़रूरत है, जहाँ हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत है, जहाँ लगातार ग्लोबलाइजेशन हो रहा है,
जहाँ पे हम लोगों को अच्छी शिक्षा दे के दुनिया भर में हमारे बच्चे जाएं, वहाँ से लोग इधर आएँ। ऐसे टाइम पे जिस तरीके का अटैक एजुकेशन सिस्टम पे जो हो रहा है, अटैक एजुकेशन पे जो हो रहा है, स्कूल्स पे कॉलेजेस पे जो हो रहा है, इसका सांप्रदायिकरण जो लगातार होते जा रहा है, जिस तरह से अब हिंदुस्तान में ऐसा हो गया है, टीचर मुसलमान क्रिश्चियन नहीं हो सकता है, स्कूल किसी मुस्लिम या क्रिश्चियन जो है चला नहीं सकता है, कोई पैसे उसमें लगा नहीं सकता है, कोई सेवा के भाव से जो है कोई इंस्टीट्यूशन खोल नहीं सकता है। अगर आप किसी भी तरह से उसमें नाम मुसलमान जुड़े या क्रिश्चियन जुड़े, उसके ऊपर अटैक होगा, उसका सांप्रदायिकरण होगा, बहाने से किसी ना किसी बहाने से उसके ऊपर अटैक किया जाएगा, उसको बंद किया जाएगा, उसको क्लोज किया जाएगा। तो फाइनली मैं अपनी बात खत्म करने के पहले मैं सिर्फ इतना इनसे पूछना चाहता हूँ ये कांग्रेस की मांग होगी, श्री माता वैष्णो देवी जो इंस्टीट्यूट है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसको तत्कालीन सुधारात्मक उपायों के साथ में पुनः उसको खोला जाए, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जैसे स्टेट को मेडिकल कॉलेज की सख्त ज़रूरत है, वहाँ के बच्चों को मेडिकल एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है। हमारा डिमांड है कि इमीडिएटली उसको वापस खोला जाए, और उसमें कुछ खामियां हैं तो उसके लिए राइडर्स भी दे सकते हैं, एडवाइजरी भी उनको दे सकते हैं। दूसरा जो है इस पूरे और जो बैतूल में जो बिल्डिंग गिराई गई है, क्योंकि अब उसमें सामने ये आया है कि सारे लाइसेंसेस थे, ग्राम पंचायत से सारे एनओसीज थे, और कलेक्टर ने स्वीकार किया है कि दबाव में आके उसने बिल्डिंग गिराई है, तो उसको वापस बिल्डिंग बना के दें और वहाँ पे उसको स्कूल चलाने की अनुमति दें। और ये दोनों इंसिडेंट्स में हम चाहते हैं कि हाई पावर कमेटी इसमें इन्वेस्टिगेट करे, इन्वेस्टिगेट करके जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं दे शुड बी ब्रॉट टू बुक, और दूसरा जो है ये इंस्टीट्यूशन स्टार्ट होना चाहिए। भाजपा ये बुलडोजर संस्कृति को बंद करना चाहिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य एडजस्टमेंट फाइल नहीं है। अगर उनके 1 साल 2 साल मिस हो जाता है, उनके आसपास अगर उनको सुविधाएं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं मिलते हैं, तो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, तो देश आगे बढ़ेगा नहीं। तो ये राजनीति उनकी जो जहरीली राजनीति है, खासकर एजुकेशन के क्षेत्र में, इसको उनको ख़त्म करना चाहिए। भाजपा बार बार ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास का नारा दे के प्रधानमंत्री से लेके सारे उनके स्पोक्स पर्सन यही बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास करके। लेकिन ज़मीनी सच्चाई ये है, युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और जवाबदेही पूरी तरह गायब है, और बुलडोजर की राजनीति चल रही है। इस बुलडोजर की राजनीति को ख़त्म करे, जहरीली राजनीति ख़त्म करे, भेदभाव की राजनीति ख़त्म करे, सांप्रदायिकरण बंद करे, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स कॉलेजेस खोले। और ये जो हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन, ये जो बार बार फैलाकर वो 25 दिसंबर 1 जनवरी को जो अटैक्स करते रहते हैं, ये बंद करें। और फिर से दोबारा इस मांग के साथ कि वैष्णो देवी माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन को दोबारा खोला जाए, दोबारा परमिशन दे खोलने के लिए, और बैतूल की वो अब्दुल नईम की बिल्डिंग दोबारा बना के दे, वहाँ स्कूल खोलने का परमिशन दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और दिया है शहर के हाकिम ने अपनी फौज को हुक्म कि इस कबीले का कोई जवान शिक्षित ना रहे। डॉक्टर्स आपातकालीन वार्ड के अंदर धर्म ग्रंथ नहीं पकड़ते हैं, स्टेथोस्कोप पकड़ते हैं। जिस भारत के अंदर स्टेथोस्कोप और किताबें होनी चाहिए, वहाँ ताले जड़े जा रहे हैं। मैं आज इस वक्त याद करना चाहूँगी, स्मरण करना चाहूँगी श्रीमती सोनिया गांधी जी का, जिनके यूपीए के कार्यकाल के निर्णय आज नज़ीर बन के आने वाली पीढ़ियाँ याद करेंगी। कांग्रेस राइट टू एजुकेशन लाई थी, ये राइट टू डिमोलिश एजुकेशन सिस्टम्स लेकर आ रहे हैं। इफ चूजिंग पॉलिटिक्स ओवर डॉक्टर्स, दिस गवर्नमेंट इज चोकिंग द आर्टरीज ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर। शिक्षा सिर्फ चुनावी जुमला बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये एक सोची समझी साजिश के तहत पढ़ने लिखने वाले नौजवान को और उनकी तर्कशीलता को ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि इनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम चलता रहे। प्रशासन अब केवल सिर्फ व्हाट्सएप की अफवाहों पे बुलडोजर चला देता है। ये सोचने का विषय है। बीजेपी के लिए डिग्री रद्दी के बराबर और शिक्षण संस्थान जैसे उन्होंने खंडर बनाने की कसम खा ली है। इस माहौल के अंदर
मीडिया का रोल और संवाद बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इस मंच को प्रश्नों के लिए खोलती हूँ। आपने भी कहा और आपने बिल का जिक्र किया। पहले तो मेरा नाम तेजपाल सिंह है। आपने एक लाइन बोली कि ये माइनॉरिटीज़ और एससी और ओबीसी को एजुकेशन से दूर कर रहे हैं। अभी आप जिस तरह से मीडिया से बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, और वो आपको पता ही है वर्तमान की परिस्थिति क्या है, आपकी खबर कहाँ तक जाएगी, कितनी जाएगी। लेकिन जिस वर्ग को एजुकेशन से दूर किया जा रहा है, आपने बोला कि उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी लगातार चल रही है, वो बात सच है कि उनकी इन्फॉर्मेशन लगातार चल रही है। आपने अभी जम्मू कश्मीर पे जो वैष्णो देवी वाला दिया, वो तर्क अलग है, उनका तर्क अलग है। तो जिस वर्ग को प्रभावित हो रहा है, उस वर्ग तक आप अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे जमीनी स्तर पर? देखिए, हम सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो स्कूल खोले, कॉलेजेस खोले, इंस्टीट्यूशंस खोले, फंडिंग करे, हायर एजुकेशन के लिए फंडिंग करें, और हर बच्चा जो हिंदुस्तान में पैदा होता है उसका मज़हब और उसकी ज़ात बिना पूछे उसे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ उसके घर के आसपास दें। ये हमारे दायित्व, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सरकारें स्टेट्स में हो या सेंटर में हो, हमेशा इसको अपने दिमाग में रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करते हुए, देश भर में प्राइमरी एजुकेशन से लेके टॉप मोस्ट हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर्स तक जो हम हिंदुस्तान में खोलें। अब ये जिस तरह से गिरावट आ रही, जिस तरह से सांप्रदायिकरण कर रहे हैं, जिस तरह से सेलेक्टिव अप्रोच करके ये अटैक्स करें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, उसके खिलाफ हम लोग खड़े हुए हैं, सवाल पूछ रहे हैं। और ख़ासकर उन तबकों पे जो है, हम अवेयरनेस के साथ साथ हम सिर्फ उन तबके, इन तबके ने पूरे हिंदुस्तान में जो भी मज़हब में बच्चा पैदा होता, जो भी ज़ात में बच्चा पैदा होता, उसको एजुकेशन कैटर करना ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दोनों जगहों पर ऊपर से दबाव था प्रशासन पर, चाहे मेडिकल कॉलेज बंद करने को लेकर या बैतूल में जो स्कूल बन रहा था उस स्कूल पर बुलडोजर चलाने को लेकर। तो आप जांच किससे चाहेंगे, जांच कौन करे? मैं हाई लेवल प्रोब की हम मांग कर रहे हैं, जुडिशियल प्रोब करें, हाई कोर्ट का जज उसमें प्रोब करें। देखिए, वीडियो सामने है, वीडियो में देख के आ रहा हूँ, वीडियो सामने है, आपको भेज भी दूंगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बैतूल में कहता है कि उसको ऊपर से दबाव था, ये वीडियो है। और माता वैष्णो देवी कॉलेज में जो है, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन करे, भाई वहाँ पे मांग क्या थी, वहाँ पे इशू क्या रेस कर रहे थे? इशू ये रेस किया गया था कि 50 बच्चे हैं, 42 बच्चे एक कम्युनिटी से आ गए हैं, और वो पैसा जो लग रहा है माता वैष्णो देवी ट्रस्ट का है। अब हम लोग को बाद में पता चला, स्टेट एक्ट के तहत यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टार्ट की गई थी, पैसा स्टेट का और ट्रस्ट का दोनों लगता है। नीट के एग्जामिनेशन के द्वारा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, काउंसलिंग के द्वारा अपनी कॉलेजेस ऑप्ट करते हैं। जहाँ पे वो बच्चे ऑप्ट करके, जहाँ पे वो बच्चों को एडमिशन मिला था, उन्होंने काउंसलिंग में अपने घर के आसपास के कॉलेजेस में, अपने स्टेट के कॉलेजेस में उन्होंने वापस गए, वैकेंसीज क्रिएट हुई। वहाँ के बच्चों को जो मेडिसिन में दाखला मिला था, वो अपने घर के पास अपने स्टेट में जो कॉलेज खुली थी वहाँ पे वो दोबारा ऑप्ट करके आ गए। तो इसका मतलब ये है, ट्रांसपेरेंट तरीके से एडमिशन हुआ था। अब किसी की मजहब और किसी की जात पूछ के थोड़ी आप ये कहते हैं, उसके मार्क्स देख के उसको एडमिशन दिए। ये सवाल जब उठाया गया, अचानक एनएमसी आती है, कहती कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, खामियां हैं, प्रॉब्लम है। भाई 6 महीने पहले तो आप ही तो एडमिशन का परमिशन दिए थे, आप ही ने लाइसेंस दिया था, आप ही ने एनओसीज दिया था, आप ही के द्वारा जो कंडक्ट किया गया एग्जामिनेशन के द्वारा एडमिशन हुआ था। तो इसमें प्रोब होना चाहिए कि हाथ किसका है, इशारा किसका है, किसने उनको डायरेक्ट किया इस कॉलेज को बंद करने के लिए। और बैतूल में भी वो जो कलेक्टर है, जो आईएएस ऑफिसर है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। अगर ऑफिसर्स जो न्यूट्रल होना चाहिए, वही लोग दबाव में, पॉलिटिकल दबाव में आके इस तरह की हरकत करेंगे, तो फिर ये हो जाएगा कि जिसकी सरकार बने उसी का बैंड बाजा चलेगा। Sir, I'd like to add a point to you think. ये हम सब जानते हैं कि कोविड में हमने पब्लिक हेल्थ केयर को देखा था चरमराते हुए। प्राइवेट हेल्थ केयर ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन पब्लिक हेल्थ केयर की भी असलियत सामने आ गई थी। डॉक्टरों की कमी एक राष्ट्रीय संकट है। प्रधानमंत्री जी जो हर बात पे मन की बात करते हैं और पतंग उड़ा रहे थे अभी, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि 50 बच्चों के भविष्य का सवाल था, और हम पहली वो सरकार होंगे जो एक कॉलेज के बंद होने पर वहाँ की
सत्ता विजय उत्सव मना रही थी, तो इसका जवाब मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। Devi Medical College, BJP seemingly seems to be emboldened after this. And even one of their MLAs today has said that now this National Law University, which is scheduled to start from a temporary campus in Kashmir this year. So now the BJP now wants this National Law University be either shifted to Jammu or not started at all. So how do you see this? See, Nasir sir, I will add one more point to this question. And even we have seen that when the protests were going on in Kashmir to shut the college, there were demands from several of the BJP MLAs specifically, as they had written to the Lieutenant Governor over there to reserve seats only for Hindus in that Sri Mata Vaishno Devi Medical Institute. see, BJP is very clear. They don't want anything to happen in Jammu and Kashmir. They want youngsters to be idle, youngsters to be unemployed, youngsters to be uneducated. And there should be disturbance in that value. They will show Jammu Kashmir to the entire country and polarize the entire country. Their politics of polarization is based on one state, that's the border states, where historically we had issues, politically we had issues, and everyone knows what are the issues. The approach should be bring in good colleges, good educational institutions, bring in investment there, bring in, expand tourism there, give employment to them. I think that is one way how we can tackle whole lot of problems in that valley. But BJP is very clear, they don't want to do anything. We know what they have done in their 5 years of rule and what has happened in governor who is not elected but appointed by the central government. That is one part. And coming to your question, that was on that, I think I tried to touch that subject. See, when this act was passed, the minority status was not asked by anyone or not given by anyone. If they really wanted to be a minority institution, Hindus are minority in that state, there is minority, there are minority institutions across the country. In Karnataka we have, Kerala we have, everywhere we have minority institutions. In minority institution, set percentage, it varies from state to state, set percentage is reserved for the minority community in that institution. You can do that. You can do that. If the funds are being used only by the Mata Vaishno Devi Trust, they can actually ask for a minority status for that institution. A set number of seats can be reserved. That many seats will be reserved for one community and the rest will be open for everyone else. That is the pattern in all the minority institutions across the country. So they can do that. Nobody is stopping from doing that. But instead of doing that, you can't close down the university. You can't put this you can't put this future of 50 students who have been selected there in disarray. Today 50 students are there. Tomorrow 500 students can come out from that college. Instead of improving it, developing it, you are closing that institution. सर, क्या मौजूदा सरकार वहाँ पे बेबस है इस मसले पे, आपको लगता है? देखिए, हम लोग सरकार को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं. हमारा डिमांड एकदम साफ है कि माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट को दोबारा खोलना चाहिए और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसके खिलाफ इंक्वायरी होना चाहिए और छोटे मोटे उसमें सुधार की अगर कोई बात है इंस्टीट्यूट को राइडर या एडवाइजरी उनको देना चाहिए. वहाँ के छात्राओं को, वहाँ के बच्चों को जो है वहाँ पे एक सुविधा जो मिल सकती थी एक कॉलेज की, वो सुविधा से उनको दूर नहीं करना चाहिए, ये हमारी मांग है. सर, SC/ST महिलाओं को लेकर दिया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष वो हमारी कांग्रेस की यूनिट मध्य प्रदेश की उसको देख रही है. नहीं सर, इस तरफ आपने जो आज मुद्दा उठाया है, A.R. रहमान बहुत फेमस म्यूजिक कंपोजर, उनका कहना है कि पिछले 8-10 सालों से उनको काम इसलिए कम मिल रहा है कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, मुसलमान है इसलिए. देखिए, अब मैं रहमान साहब का स्टेटमेंट को लेके पर से नहीं बोलूँगा, बट जनरली ये तो है कि पिछले 2014 से लेके अब तक आप तमाम लोग जानते हैं कि
हर स्पीयर में हर सेक्टर का संप्रदायकरण करने की पूरी कोशिश सरकार कर रही है। जब अब हेट स्पीचेस में किसी एक का रिपोर्ट आएगी, सबसे ज़्यादा हेट स्पीचेस में जो है सबसे हमारे दो बड़े नेता जो देश के आज के दिन में है सरकार में, उनका नाम आ रहा है कि सबसे ज़्यादा हेट स्पीचेस वो करते हैं। आप ऊपर की लेवल पे वो लाइन देते हैं, उस तरीके के बयानबाजी करते हैं, आप उस तरीके का स्टेटमेंट्स देते हैं। इलेक्शन के टाइम पे रामजादे, हरामजादे, कब्रिस्तान, शमशान, जिस तरीके की बातें आप करते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, गाय के मंगलसूत्र बात करते हैं, मटन की बात करते हैं, इस तरीके की जो हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में जिस तरीके की नफरत आप फैला रहे हैं, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आप लोगों ने दिलवा रहे हैं, तो उससे एकदम साफ जाहिर है कि जो है ये परकोलेट करता है हर स्फीयर में। और इसका एक ही तरीका है कि जो लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक रहे, जो लोग चाहते हैं कि हम एकजुट होकर आगे बढ़े, जो लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान सेक्युलर, प्लूरल और डाइवर्स नेशन जैसा था वैसा रहे और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चले, उन सारे लोगों को एकजुट होकर रेसिस्ट करना चाहिए, इस तरीके की आइडियोलॉजी के खिलाफ खड़े होना चाहिए। एक वांट टू ऐड आंसर टू दैट, कैन आई आंसर? आपने ए.आर. रहमान की बात करी, ऐसी प्रतिभा जिसे धर्म के आईने से नहीं देखना चाहिए, वो भी अगर कहते हैं, जो वर्ल्ड पे हमारे, जिसकी वजह से हमारा सीना गौरवान्वित होता है, वो भी अगर ये कहते हैं, तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में सपने देखने वालों को भी देशद्रोही कहा जाएगा और ये स्वप्न वर्जित देश भी हो सकता है अगर हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाली तो। सर उसके वो जो आप कह रहे थे, अब तो ए.आर. रहमान कहने से ये सवाल, ए.आर. रहमान के स्टेटमेंट से जो है एक डिबेट के लिए एक मुद्दा बन गया है देश में। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो लाखों लोग जो देश छोड़ के जा रहे हैं, दूसरे देश की जो सिटीजनशिप ले रहे हैं, अब डेटा है, ये पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस में डेटा आया है। मैं तो उस टाइम पे भी बोला था, बाइट दिया था, 6.5 लाख 7 लाख एक साल में जो लोग छोड़ के जाके सिटीजनशिप ले रहे हैं, उसमें कौन सी कम्युनिटी के ज्यादा हैं उधर? वो तो ए.आर. रहमान तो मुसलमान है, वो तो छोड़ दीजिए उनका बात, तो वो मुसलमान है इसलिए बोल रहे हैं करके आप बोल सकते हैं। लेकिन वो 98-99% मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग छोड़ के जा रहे हैं, कह रहे हैं कि इट्स डिफिकल्ट। सर कल बीएमसी के नतीजे आए, अभी खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे गुट अपने काउंसलर्स को, बीएमसी के काउंसलर्स को एक 5 स्टार होटल में शिफ्ट कर रहे हैं पोचिंग के डर से। जब तक सत्ता पे काबिज नहीं हो जाते हैं तब तक वो पूरे यूनिट को इंटैक्ट रखने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं, खबरें आ रही हैं। डर किससे रहे हैं? अब डर किससे रहे हैं और एक्सपीरियंस किसे है? उन्हीं को एक्सपीरियंस है ये पोचिंग का स्प्लिट कराने का एक्सपीरियंस उनको है, और डर उनको है जिसके कहने पे उन्होंने ये पोचिंग करके स्प्लिट करके उनके साथ गया था, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और हिस्ट्री है, हमारे देश की पॉलिटिकल हिस्ट्री एक गवाह है, जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गई है, छोटी बड़ी स्प्लिंटर ग्रुप्स जितने नेताओं लोग जो गए हैं, वो सब खत्म हो गए, वो सब खत्म हुए। एक स्टेटमेंट जाती है अपने अस्तित्व बनाने के लिए, अपना प्रेजेंस वहाँ पे बनाने के लिए, जो छोटी मोटी पार्टियों के साथ अलायंस करते हैं, फिर उसको खा लेती है वो पार्टी, निगल जाती है, फिर वो अपनी बड़ी पार्टी बन जाती है। पिछले असेंबली इलेक्शन में स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा किसका था? महाराष्ट्र में। बिहार में सबसे ज़्यादा किसका है? महाराष्ट्र। तो वो उनके दम पे अपने आप को खड़ा करती है, उनको ख़त्म कर लेके चले जाती है। शिंदे जी वो जल्द रियलाइज़ कर लें, और रियलाइज़ कर लें तो एक्शन भी ले लें। ठीक, थैंक यू सो मच। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।